तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों इसमें हम बात करेंगे स्थिर अनुपात के नियम के बारे में, जो कि होता है स्थिर अनुपात या स्थिर अनुपात जो नियम है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं इंग्लिश में लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसको जो दिया बताया था वो बताया था हमें स्थिर अनुपात का नियम जेएल प्राउड ने बताया था। ठीक है, इस नियम अनुसार क्या होता है, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में सहयोग करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए तत्व का निर्माण करते हैं, तो इनके तत्वों के मध्य एक सरल निश्चित अनुपात होता है। ठीक है, निश्चित अनुपात होता है, तो यही स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। जैसे जल को ले लीजिए, जल आप किसी भी विधि से बनाएंगे उसका अनुपात क्या होगा, 1:8 होगा, और ये कभी भी चेंज नहीं होता है चाहे आप जल किसी भी विधि से प्राप्त करें। ठीक है, ये तो स्थिर अनुपात का नियम हो गया। अब बात करते हैं गुणित अनुपात के नियम के बारे में। ठीक है, तो गुणित अनुपात का नियम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपरेशन, इस नियम को जो बताया था वो जॉन डाल्टन ने बताया था। ठीक है, तो इस नियम अनुसार क्या बात थी कि जब दो या दो से अधिक तत्व संयोग करके एक नए तत्व का निर्माण करेंगे तो उनके अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों के द्रव्यमान के मध्य एक सरल अनुपात होगा। इसी को गुणित अनुपात का नियम कहा गया। ठीक है, इसी को गुणित अनुपात का नियम कहा गया। जैसे अभी मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ, आप इस टेबल को देखिएगा ध्यान से। ठीक है, इस टेबल में क्या दे रखा है भैया, यौगिक के नाम होगा। ठीक है, यौगिक का नाम, अणुसूत्र, फिर उसमें जो भी तत्व दे रखे होंगे, इसमें कार्बन दे रखा है और ऑक्सीजन दे रखा है, तो दोनों का द्रव्यमान। ठीक है, देखिए कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है और ऑक्सीजन का देखिए, वैसे तो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन CO2 है, O2 है, तो इसलिए 32 हो जाएगा। तो 12, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की ही बात करें, वैसे मैंने 2 लिए थे लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने डीपली समझाया है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन को जब हम देखेंगे तो द्रव्यमान का सरल अनुपात कितना होगा, 12:32 होगा। अब हम अगर इसे काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 4:8, फिर काटेंगे तो 2:4, अब 1:2 इसका सही अनुपात होगा। अब आप खुद सोचिए, CO2 में 1:2 होता है या नहीं होता है, होता है, क्योंकि कार्बन 1 होता है और ऑक्सीजन 2 होता है। तो हमारा बात, मतलब जो हमारी बात थी वो सिद्ध हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं गैलूसेक का गैसीय आयतन नियम। ठीक है, इसमें क्या था, तो देखिए इसमें क्या था हमारा कि गैलूसेक के गैसीय आयतन नियम का जो प्रतिपादन था वो वैज्ञानिक गैलूसेक ने किया था। इस नियम के अंतर्गत क्या बात थी कि जब गैसें रासायनिक अभिक्रिया करेंगी तो उनका अभिकारी आयतन जो अभिक्रिया के से प्राप्त आयतन होगा उनका सरल गुणित अनुपात होगा। कैसा होगा, सरल गुणित अनुपात होगा। ठीक है, आयतन का में सरल गुणित अनुपात होगा। अब देखिए कैसे होगा वो दिखाते हैं। मान लीजिए जब हाइड्रोजन का एक आयतन जब क्लोरीन के एक आयतन से क्रिया करेगा तो 2 क्लोरीन वाली HCl उत्पन्न हो गई। ठीक है, HCl बनेगा दो आयतन वाला। तो ये क्या हुआ, सरल अनुपात हुआ कि नहीं हुआ, बताएं, सरल अनुपात हुआ। अब बात करते हैं बर्जीलियस परिकल्पना। ठीक है, बर्जीलियस परिकल्पना, तो देखिए बर्जीलियस परिकल्पना आप जानते हैं, बर्जीलियस को केमिस्ट्री का दादा या परदादा माना जाता है, दादा माना जाता है। ठीक है, तो दादा माना जाता है, तो अब इन्हीं की ये बात है कही हुई। तो इस परिकल्पना को वैज्ञानिक बर्जीलियस ने बताया था। तो परिकल्पना में क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि भैया समान ताप दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान होती है। ध्यान दीजिएगा, इसका जस्ट थोड़ा सा चेंज है आवगाद्रो परिकल्पना। ठीक है, तो देखिए क्या बताया इसमें उन्होंने, कि उन्होंने बताया था कि जब समान ताप दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में परमाणुओं की संख्या समान होगी। अब आवगाद्रो परिकल्पना पे आ जाइए, तो इसमें क्या था, इसे वैज्ञानिक आवगाद्रो ने बताया था, ये तो बात आप समझ गए। ठीक है, अब दूसरी बात है, इसमें क्या था, ताप दाब ये तो समान है, पहले वाले की तरह है, भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन, उसमें क्या था, एक मतलब इस सभी गैसों के, अब इसमें भिन्न भिन्न गैसों की बात कर रहा है, लेकिन आयतन इसमें भी समान है, आयतन उसमें भी समान था, आयतन इसमें भी समान है, लेकिन एक चीज़ चेंज है, क्या है, उसमें था कि सभी गैसें। ठीक है, और इन्होंने क्या बोला कि भैया भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। उसमें परमाणुओं की संख्या समान थी, लेकिन इसमें अणुओं की संख्या समान होती है। ठीक है, और एक आवगाद्रो संख्या है, ये विकल्प में आ जाती है, तो आप इसको देख लीजिएगा कि आवगाद्रो संख्या कितनी होती है भैया, 6.022 इंटू 10⁻23 मीटर 23 होती है। ठीक है, ये होती है हमारी आवगाद्रो परिकल्पना वो संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं मोल अवधारणा, यानी मोल कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है। इस अवधारणा को वैज्ञानिक ओस्टवाल्ड ने बताया था। ठीक है, ओस्टवाल्ड ने बताया था इसको। तो अब ओस्टवाल्ड के द्वारा इस अवधारणा में था क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या था, तो वो हम देखेंगे अभी कि इसका कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट था कि किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जितनी उसकी मतलब रासायनिक इकाइयां हैं। ठीक है, शुद्ध कार्बन के 12 समस्थानिक ठीक 12 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6.022
2 इंटू 10⁻23 होती है, जो कि एक आवगाद्रो संख्या है, ठीक है, आवगाद्रो नंबर, ठीक है, इसे बोलते हैं। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, व्हाट इज द मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास के बारे में हम जानेंगे कि किसी पदार्थ के 1 ग्राम मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को, ठीक है, उसका मोलर द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक है। अब सांद्रता क्या होती है, इसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन सॉल्युबिलिटी, ठीक है। एकांक आयतन में विलय मोलों की संख्या को उस विलयन की सांद्रता कहलाती है, ठीक है। अब ये कितने प्रकार की होती है, ये देखिए, एक तो होती है द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो इनके फॉर्मूले आपके सामने लिख रखे हैं। जैसे द्रव्यमान प्रतिशतता का है कि विलय विलय की मात्रा ग्राम में और विलयन की मात्रा ग्राम में, और गुणा 100 से हो जाएगी, क्योंकि भैया ग्राम में है तो गुणा 100 लगना ही लगना है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि हमारे पास क्या भैया, हमारा फार्मूला क्या था, इधर आप देखिए ग्राम में मात्रा बोल रहा है, ग्राम में बोल रहा है तो आप ग्राम में 100 लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आयतन, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो इसमें क्या होगा कि विलय की मात्रा ग्राम में हो जाएगी और विलयन मिलीलीटर में हो जाएगा, तो गुणा 100 से होगी, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा। आयतन प्रतिशतता में क्या होगा कि भैया विलय की मात्रा भी मिलीलीटर में होगी और विलयन की भी मात्रा मिलीलीटर में होगी। अब बात करते हैं तुल्यांकी भार क्या होता है। तो विस्थापनीय आयनों की संख्या तथा मोलर द्रव्यमान का अनुपात उसका तुल्यांकी भार कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है, अम्ल का तुल्यांकी भार और क्षार का तुल्यांकी भार, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होता है। तो अम्ल का तुल्यांकी भार होता है अम्ल का मोलर द्रव्यमान बटे विस्थापनीय H+ आयन की संख्या, ठीक है, ये होता है। तो देखिए HCl का मैंने निकाल रखा है, तो HCl H में एक, तो एक का, तो देखिए HCl 1 है, H 1 है, यानी हाइड्रोजन 1 है, तो 1 का कितना होगा परमाणु द्रव्यमान, 1 हो जाएगा। H और क्या है Cl, यानी कि क्लोरीन है, क्लोरीन भी 1 है, 1 का कितना होता है, वैसे 35.5 एग्जैक्ट होता है, आप चाहें तो 35.1, वैसे ये एक निश्चित वैल्यू होती है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं 35 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 36 हो जाएगा। अगर आप इसको 35.5 मानेंगे तो आपका जो HCl का तुल्यांकी भार आएगा वो 36.5 आएगा, ठीक है। H2SO4 का तुल्यांकी भार देखिए मैंने एक और निकाल रखा है, तो आप देख लीजिए किस तरीके से, अगर आप चाहें तो और अम्लों का निकाल सकते हैं, ठीक है, तो आपकी इच्छा है। चलिए क्षार का तुल्यांकी भार देखते हैं। अब हम क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। तो देखिए क्षार का तुल्यांकी भार निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्षार का मोलर द्रव्यमान बटे OH आयन की संख्या, ठीक है, OH- आयन की संख्या। जैसे कि मैंने एक निकाल रखा है NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह एक क्षार है। क्षार कैसी है, अगर हम इसे जल में घोलेंगे तो कौन सा आयन देगा, OH- आयन देगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, पहले इसका अणुभार निकालेंगे। तो अणुभार कितना आएगा भैया, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसका परमाणु भार 23 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, ये बात ध्यान रखिए, और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो दोनों को जब हम इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। और फॉर्मूले को जब हम लगाएंगे, OH- आयन की संख्या कितनी भैया, OH- आयन हमारा 1 है तो 1 लगाएंगे, ठीक है, तो 40 आ जाएगा इसका तुल्यांकी भार। अब बात करते हैं मोल प्रवाह क्या होता है। तो देखिए मोल प्रवाह होता है, मोल फ्रैक्शन इसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, देखिए किसी विलयन में विलय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के संपूर्ण मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रवाह या मोल फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है। इसको x से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला आप देख लीजिए, जैसा कि मैंने बोला था वही है, विलय या विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के संपूर्ण मोल, ठीक है, ये होता है मोल प्रवाह। आप इसी से निकाल लेंगे, ठीक है, अगर आपको मिलेगा तो। अब बात करते हैं नॉर्मलता है, नॉर्मेलिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो एकांक आयतन में उपस्थित विलय के ग्रामों तुल्यांकों की संख्या उस विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। देखिए फॉर्मूला मैंने आपके सामने नोट कर रखा है कि नॉर्मलता बराबर होता है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे आयतन लीटर में। अगर आप इसको ग्राम में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलय का तुल्यांकी भार गुणा आयतन लीटर में, ठीक है। सीमांत अभिकर्मक, यानी कि इसे बोलते हैं लिमिटिंग रीजेंट, ठीक है, लिमिटिंग रीजेंट। अब ये क्या होता है, देखिए इसकी परिभाषा 2-3 तरीके से लिखी जा सकती है। आप चाहें तो लॉन्ग वाली भी लिख सकते हैं, जो कि हमारे पास पहले से शायद लिखी होगी आपके पास, तो आप चाहें तो वो वाली लिख सकते हैं, लेकिन ये वाली भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये वाली छोटी है, बढ़िया है, ठीक है। तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से प्रयोग होता है, ठीक है, पूर्ण रूप से प्रयोग होता है, उपयोग होता है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो उसकी मात्रा बनने वाले उत्पाद की मात्रा को सीमांकित करती है, तो वही हमारा सीमांत अभिकर्मक कहलाता है, ठीक है, जिसे हम लिमिटिंग रीजेंट बोलते हैं, ये बात ध्यान रखिए। अब इसमें क्या था, इसमें बस इतनी ही चीज़ें मेरे सिलेबस के हिसाब से पहले चैप्टर में इतनी चीज़ें मुझे बताने को रह गई थी, तो मैंने वो सारी बता दी हैं। अब इनसे न्यूमेरिकल्स पर हम चर्चा करेंगे इससे रिलेटेड कि भैया न्यूमेरिकल कैसे हैं इसके, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में मैं जस्ट अभी वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।